नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है वसीयत का हकदार कौन। तो दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कृति को कहाँ पता था कि अब की बार डैडी जो अस्पताल जाएंगे तो लौट कर नहीं आएंगे। वह पिछले 1 साल 13 दिनों तक डैडी को लेकर अस्पताल के चक्कर लगाती रही। डैडी अस्पताल जाते, ठीक होते और फिर वह उन्हें लेकर घर आ जाती। लेकिन अब की बार डैडी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे जाकर अपने मन की व्यथा कहे। घर में ऐसा कोई बड़ा नहीं था जिसके आगोश में सर रखकर वह रो सके। घर में इस समय एकमात्र कोई बड़ा था तो वह थी बीमार माँ। उसके सामने जाकर रोए तो माँ की तबीयत खराब होगी। दोनों बड़ी बहनें अपने घर परिवार में रमी थी तो छोटी बहन भी अपनी नौकरी और गृहस्थी में व्यस्त थी। और इकलौता भाई पिछले 5 वर्षों से अमेरिका में नौकरी कर रहा था। जिस पिता से वह अपने मन की व्यथा कहती थी वह तो आज अस्पताल में पड़ा है। अध्यापक पिता ने कृति ही नहीं सभी बच्चों को संस्कार दिए थे, लेकिन कृति उनकी आन बान शान थी। कृति अपने अम्मा और डैडी के लिए भगवान से भी लड़ने को तत्पर हो जाती। अध्यापक पिता और अपने अध्यापकों द्वारा प्राप्त ज्ञान से कृति मुखर, अस्पष्टवादी और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली लड़की थी। सही को सही और गलत को गलत कहना उसकी आदत थी, इसलिए लोगों को उसका यह नज़रिया खटकता था। खैर, कृति को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है कुछ जिम्मेदारियों के साथ, कुछ रिश्तों के साथ। उन जिम्मेदारियों, उन रिश्तों को निभाने में वह जरा भी कोताही नहीं बरतती थी। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि उसके अपने ही रिश्ते उससे छल और कपट करते रहते, जिससे उसमें विद्रोह का भाव प्रबल होता जा रहा था। कृति के इस विद्रोही भाव ने उसे मजबूत बनाया और समाज का सामना करने की शक्ति भी दी। पिता के अस्पताल में भर्ती होते ही उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, जितना भी खर्च हो लेकिन मेरे डैडी को बचा लीजिए। जितने दिन तक मेरे डैडी हैं उतने दिन तक मैं पिता की पुत्री कहलाऊंगी। लड़की के लिए पिता क्या होता है यह सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। पिता उसके लिए वरदहस्त वटवृक्ष होता है। अस्पताल में पिता के भर्ती होने पर कृति अपनी नौकरी, अपने परिवार को संभालते हुए अस्पताल में पिता को संभालने की भी जिम्मेदारी उठाती। उसकी इस जिम्मेदारी में उसकी बड़ी दीदी और उनके 2 लड़के सहयोग करते थे। उसे लगता था कि डैडी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कृति एक स्वाभिमानी लड़की थी, किसी के आगे हाथ पसारना उसका स्वभाव नहीं था। यहाँ तक कि वह ईश्वर के दरबार में जाकर भी भिक्षा नहीं मांगती थी। हाँ, वह इतना जरूर कहती है, प्रभु तूने मुझे चुनौतियाँ दी हैं, मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। बस उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति तू मुझे प्रदान कर। तू अगर मेरी परीक्षा लेना चाहता है तो मैं उस परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगी। और वह लग जाती अगली चुनौती का सामना करने में। डॉक्टरों ने कह दिया था कि पिता की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं जहां उनके इलाज के लिए एडवांस सुविधाएं मौजूद हो। कृति ने सोचा कि डैडी को घर के ही नज़दीक किसी अस्पताल में एडमिट करवाया जाए, जिससे बूढ़ी माँ भी उन्हें देखने के लिए आ सके। पहले तो कृति ने जाकर अस्पताल में डॉक्टर को पूरी फाइल दिखाई और फिर उनके लिए बेड की व्यवस्था करवाई। इस दौरान उसकी दूसरी दीदी और बड़ी दीदी का लड़का अस्पताल में डैडी की देखभाल के लिए अस्पताल में मौजूद थे। इसी बीच घर की दुल्हन सरिता भी अपने बच्चों के साथ ससुर के अंतिम दर्शन के लिए अमेरिका से आ चुकी थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते भाई नहीं आ सका था। हाँ, इतना जरूर था कि पिता का हालचाल जानने के लिए वह पिता के मोबाइल पर फ़ोन करता और उन्हीं से बात करके रख देता। वह घर के किसी अन्य सदस्य से ना बात करता था और ना ही डॉक्टर से। डैडी से उनकी तबीयत पूछने पर डैडी बोलते कि मैं ठीक हूँ। डैडी तो पेशेंट थे, उन्हें तो कोई नहीं कह पा रहा था कि आप। खैर, भाई किसी से बात नहीं करता तो कृति भी उससे कुछ नहीं कहती। कृति को लगता था कि अगर वह भाई से कहेगी कि डैडी की तबीयत बिगड़ती जा रही है तो भाई यह भी कर सकता था कि वे तुम्हारे भी डैडी हैं, तुम्हें उनके लिए करना चाहिए। और फिर उसे अगर बूढ़े माता पिता की चिंता होती तो अमेरिका जाने से पहले वह बहनों के पास जाकर कहता कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंप कर जा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ छोटी बहन स्वाति सारी खबरें अमित को देती रहती थी। कृति का अपने छोटे भाई अमित से 36 का आंकड़ा था, क्योंकि भाई थोड़ा उदंड था। कृति को लगता कि वह छोटा है, छोटा बनकर रहे। इकलौता है तो क्या सिर पर नाचेगा। और अमित को लगता था कि वह छोटा है, एकमात्र भाई है, इसलिए उसका हर चीज़ पर हक बनता है, घर में उसकी ही चलनी चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों में वैचारिक मतभेद अब तक बने हुए थे। कृति ने डैडी को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे बीमार माँ और दोनों छोटे पोते उन्हें देखने अस्पताल में आ सकें। माँ कृति से एक ही बात कहती कि बेटा, इस समय तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, और फिर कौन इतना काबिल है जो तुम्हारे पिता के लिए अस्पताल के चक्कर लगा सके। कृति को लगता कि माँ को केवल उस पर ही यकीन है, इसलिए वह जी जान से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके पिता अतिशीघ्र ठीक होकर घर लौट जाएं। जबकि उसे पता था कि उसके पिता सने सने काल के गाल में समाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नौकरी और परिवार का बोझ भी उस पर पड़ रहा था। परिवार, नौकरी और अस्पताल में डैडी, इन सब को संभालने की शक्ति कृति में न जाने कहां से आती जा रही थी।
अस्पताल में भर्ती पिता उसे बार बार घर ले जाने के लिए कहते, लेकिन उसे डर था कि घर ले जाने पर पिता की तबीयत और बिगड़ सकती है। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, दवाइयाँ हैं, घर में बूढ़ी और रुग्ण माँ, बहू और उसके 2 बच्चे, उस पर बीमार पिता का बोझ, और पिता भी मरणासन अवस्था में। वह चाहकर भी पिता को घर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डैडी अब ऑक्सीजन के भरोसे जीवित थे। 12 अगस्त रविवार को उसने डैडी को अंतिम बार अपने हाथों से खिलाया था। ऑक्सीजन की मशीन हटाकर बमुश्किल 2 निवाला खिला पाई थी। ऑक्सीजन की मशीन हटाकर बमुश्किल 2 निवाला ही खिला पाई थी कि उनकी सांस फूलने लगी और उसने तुरंत ही फिर से मशीन लगा दिया। अगर वह थोड़ी भी देर करती तो अनर्थ हो जाता। उनकी हालत देखकर कृति के हाथ पांव फूलने लगे थे। अब डैडी की नाक में नली लगाकर लिक्विड दिया जाने लगा। अब वे बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बोलने के लिए ऑक्सीजन की मशीन हटानी जरूरी थी, इसलिए वे लिखकर बात कर रहे थे। हिम्मत करके कृति ने डैडी से 2 बातें पूछी जो ईश्वर किसी संतान के नसीब में ना लिखे। कृति का दिल बैठा जा रहा था। उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसे पल भी आएंगे जो उसका जीवन दाता है, उसकी मुखाग्नि क्रिया की बातें उससे पूछनी पड़ेगी। कितना कठोर और कितना भावुक पल था। कृति कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, जिस पिता ने मुझ पर हमेशा यकीन किया है, उसके लिए करने की बारी अब मेरी है। केवल कहने के लिए बेटियां और बेटी में फ़र्क है। केवल कहने के लिए बेटा और बेटी में फ़र्क है। मैं साबित कर दूंगी कि बेटियां बेटों से कहीं ज़्यादा काबिल होती हैं। कृति ने खुद को संभालते हुए डैडी से पूछा कि अगर किन्हीं कारणों से भाई अमेरिका से लौटकर ना आ सका तो उनकी मुखाग्नि क्रिया कौन करे। ये कितना क्रूर सवाल था। मरणासन अवस्था में बिस्तर पर पड़े पिता से उनकी मुखाग्नि की बात पूछी जा रही थी। क्रूर काल ने कृति के जीवन में यह दिन भी दिखाया कि जिस पिता ने उसे बहादुर लड़की बनाया, आज उस बहादुरी का उपयोग इस तरह के सवालों के लिए कर रही है। पिता ने कागज़ पर 3 नाम लिख दिए, दीपक, विनय और प्रियम। दीपक और विनय उसकी बड़ी दीदी के बेटे थे, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष से अस्पताल में उनकी सेवा की थी, और प्रियम उनका अपना सबसे प्रिय नाती और कृति का बेटा। हिम्मत करके कृति ने एक और अंतिम सवाल पूछा कि आपकी अंतिम क्रिया कहाँ होनी चाहिए, मुंबई में या बनारस। पिता बोल नहीं सकते थे, तो कृति के बनारस बोलते ही उन्होंने हामी भर दिया। इसका अर्थ यह था कि अंतिम क्रिया बनारस के मणिकर्णिका घाट पर होनी चाहिए। कृति को ऐसे 2 क्रूर सवालों का सामना करना पड़ा कि वह अपने वटवृक्ष पिता के लिए कृति को ऐसे 2 क्रूर सवालों का सामना करना पड़ा अपने वटवृक्ष पिता के लिए। अगर उसका भाई यहाँ होता तो शायद उसे ऐसे सवालों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर वह अपने आप को समझाती है कि शायद इसीलिए ईश्वर ने उसे इतना मजबूत बनाया है। और माँ और डैडी कई बार कहते, कृति आप बेटी बनकर क्यों पैदा हुई, बेटा बनकर क्यों नहीं पैदा हुई। इतनी बहादुर बेटी को मुझे दूसरे के घर भेजना पड़ा। बेटा होती तो मेरे घर ही रहती। 16 अगस्त की शाम को पिताजी ने अंतिम सांस ली। इस दुनिया से कुछ करने के पहले कृति और माँ दोनों डैडी के पास थे। असहाय डैडी को देखकर माँ बिलखती और कृति अपने बहादुर डैडी से कहती, डैडी यू आर माई डैडी। तो वे भी हामी भरते हुए सिर हिला देते। फिर वह कहती, डैडी मेरी हथेली को जोर से दबाइए, जैसे बचपन में जब मैं आपकी उंगलियां पकड़कर चलती थी तो आप दबाते थे। कृति चाहती थी कि डैडी उस शक्ति से, उस बल से उसकी हथेलियों को दबाएं, लेकिन उनका शरीर तो लगभग बेजान हो चुका था। वे उसकी हथेलियों को दबाने की भरसक प्रयास कर रहे थे। कृति बार बार कह रही थी, डैडी और जोर से, लेकिन डैडी के शरीर में वह शक्ति कहाँ थी। मरीजों से मिलने का समय खत्म होने पर केवल एक व्यक्ति पेशेंट के साथ रह सकता था। कृति दिन भर अस्पताल में थी और वह थक कर चूर हो गई थी। उसने सोचा कि उसे घर जाना चाहिए। घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे। सुबह फिर उस अस्पताल आना है, यह सोचकर वह अस्पताल से घर के लिए निकली। स्टेशन पहुंची ही थी कि अस्पताल से विनय का फ़ोन आया कि मौसी नाना जी नहीं रहे। सुनकर कृति की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। बचपन से ही जिसका हाथ पकड़कर उसने चलना सिखाया, वह पिता आज उससे अपना हाथ छुड़ाकर इस दुनिया से सदा के लिए कूच कर चुका था। उसे आज पहली बार लग रहा था कि वह अनाथ हो गई और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। इस बात का अपराध बोध उसे हो रहा था। डैडी की मृत्यु की खबर बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गई। तेज बरसात के मौसम में भी परिजनों के साथ साथ रिश्तेदारों, उनके विद्यार्थियों और इष्ट मित्रों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। कृति के सामने अगली चुनौती थी पिता के शरीर को बनारस के मणिकर्णिका घाट ले जाने की। उसने पिता से वादा किया था और इस तेज बारिश में भी उसने वे सारे इंतजाम किए। अपने पिता के शरीर को वह न केवल मणिकर्णिका घाट बल्कि उनकी जन्मभूमि, उनके पैतृक गांव भी ले गई।
पिता के शरीर को लेकर जैसे ही हवाई जहाज उतरा, कृति का दिल धड़कने लगा। पिता के शरीर को लेने के लिए उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पिता उसके साथ कुछ ही घंटे हैं। वह रोना चाहती थी, लेकिन जिसके आगोश में छुपकर कृति रो लेती थी वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। पिता के शरीर को लेकर कृति जैसे ही गाँव में पहुंची, उनके अंतिम दर्शन के लिए बुआ, काकी, रिश्तेदारों, उनके बचपन के मित्रों, उनके विद्यालय के कुछ सहपाठियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस तेज बरसात में दूर दराज के गांव के लोग भी उनके अंतिम दर्शनार्थ आए, क्योंकि उनका शरीर हर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गांव पहुंचा था। इसके बाद पिता का शरीर उस यात्रा के लिए निकल पड़ा जहां से कोई लौटकर नहीं आता। पिता की 13वीं और अन्य क्रिया करके कृति जब शहर को लौटी तो अमेरिका से उसके भाई अमित ने फ़ोन करके कृति से इतना ही कहा कि डैडी अपनी वसीयत मेरे नाम कर गए हैं और भाड़े का पैसा जो तुमने ले लिया वह मेरी पत्नी को दे दो। इतना सुनते ही कृति ने मन में सोचा, यह कैसा पुत्र और कैसा भाई है, इसे पिता के देहांत के बाद वसीयत और भाड़े का होश तो है, लेकिन 1 महीना 3 दिन तक पिता अस्पताल में भर्ती रहे। उसने कृति से जानने की कोशिश भी नहीं की कि अस्पताल और दवाइयों के लिए पैसा कौन खर्च कर रहा है। उस भाई ने अगर अस्पताल के चक्कर लगाते समय कृति को सांत्वना का 2 शब्द लिए फ़ोन किया होता तो उससे अच्छा लगता, लेकिन आज उसका फ़ोन आया तो पिता की वसीयत और भाड़े के लिए, जबकि भाड़े के असली हकदार माँ अभी जिंदा है। वाह रे कलयुग। तो दोस्तों, यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी की लेखिका थी संगीता दुबे जी। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।